सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ एसएससी सीजीएल के थ्रू, और शाम को 4 बजे इस क्लास को मैं लाता हूँ उस अप्रोच से आपको वाकिफ़ करवाने के लिए जिससे कोई भी हिंदी मीडियम का लड़का मेरी तरह इंग्लिश को सही तरीके से हैंडल कर सकता है ना। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से लास्ट तक। तो आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल करेंगे अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसका टाइटल है, ये लिखा हुआ है भारत में कोविड-19 के वायरस में होती हुई म्यूटेशन के ऊपर कैसे ये म्यूटेशन ने सेकेंड वेव में तबाही मचा रखी है। शुरू करें। खास अंदाज़ है अपना पढ़ने का, ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं ग्रामर और वोकैब पे खास ध्यान देता हूँ। तो आज आप जितनी भी ग्रामर और वोकैब सीखेंगे आप अप्लाई करेंगे इन क्विज़ के ऊपर। ये पहला क्विज़ है बैंक वालों के लिए, वैसे तो सभी के लिए, थोड़ा बैंक वालों के लिए उसके लेवल के हिसाब से बनाया हुआ है। ज़रूर से इसको ट्राई दें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये दूसरा क्विज़ है सभी के लिए क्लोज टेस्ट का। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन आपको मैं लाइव दूंगा, एक कोशिश ज़रूर देना इसको, है ना। पहले चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे अ मैटर ऑफ कंसर्न। देखिए, मैटर का मतलब होता है मामला, मुद्दा, इश्यू। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, एंग्जाइटी, है ना। तो कह रहे चिंता का मुद्दा आ गया है, मामला आ गया है, और बात कर रहा है ऑन इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट की। यहाँ पे बात हो रही है कोरोना वायरस के उस वेरिएंट की, कोरोना वायरस के उस म्यूटेंट की जो अभी इंडिया में चल रहा है। वेरिएंट क्या होते हैं वायरस के? देखो, वायरस अपनी फॉर्म्स बदलते रहते हैं, तो ये जब नया फॉर्म बनाता है उस नई फॉर्म को म्यूटेशन के बाद बोल देते हैं हम वेरिएंट, है ना। नए टाइप का वायरस है ये अपनी फॉर्म बदलने के बाद। अब देख लेते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। उससे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी, हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल वाईटी के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं। यूट्यूब के साथ साथ खबरी नाम की ऐप पे भी मैं एक्टिव हूँ, जहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब्स, रूट वर्ड्स, ग्रामर का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। रोज़ 5 मिनट की एक ऑडियो आती है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, कुछ इस तरह की दिखती है, और सर्च करें वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर, सारी आपको ऑडियोज मिल जाएंगी लाइन से, है ना। देयर आर न्यू वेरिएंट्स डू नॉट ऑलवेज मेरिट चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स बट कीप पीपल अलर्ट। कह रहे नए जो वेरिएंट्स हैं वायरस की, नई जो फॉर्म्स हैं, वो हमेशा ऑलवेज मेरिट नहीं करती। अब देखो, मेरिट का मतलब क्या होता है? डिजर्व करना। मैं आपको इसको डिटेल में बता दूंगा ये कैसे वर्ड काम करता है, इससे कई सारे मीनिंग है। तो कह रहा नया जो वायरस होता है, नई जो फॉर्म होती है, हमेशा वो डिजर्व नहीं करती है, हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि चेंजेस आएँ, बदलाव आएँ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में। लेकिन ये जो वेरिएंट है ना, ये कीप करते हैं, बनाए रखते हैं लोगों को अलर्ट। तो हर नए वेरिएंट पे हमें कुछ नई वैक्सीन, नई दवाई, ऐसा या कोई नया मेजर नहीं बनाना है, नया कदम नहीं उठाना है, लेकिन वेरिएंट्स के ऊपर हमें ध्यान जरूर रखना है। समझ गए? सेंटेंस में सब्जेक्ट है वेरिएंट्स, वर्ब है डू नॉट मेरिट, फिर दूसरी वर्ब है कीप बट नाम की कंजंक्शन के बाद। अब देख लेते हैं इस वर्ड को, मेरिट को। मेरिट एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। आपने मेरिट लिस्ट तो सुना ही होगा, है ना, 10th-12th बोर्ड के अंदर। तो मेरिट लिस्ट क्या होती है? आपको कितने नंबर मिले। देखो, नाउन फॉर्म में मेरिट लिस्ट जैसे बना है वर्ड, नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है वैल्यू। आपकी क्या वैल्यू है लिस्ट में, ये बताती है आपकी मेरिट लिस्ट, है ना, या एडवांटेज। लेकिन वर्ब फॉर्म में मेरिट का मतलब होता है डिजर्व करना, किसी चीज़ को रिक्वायरमेंट बनाना, किसी चीज़ के लायक होना। मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। देयर इज़ नो मेरिट इन योर आर्गूमेंट। इज़ आपकी वर्ब है, मेरिट आपका सब्जेक्ट है, एक नाउन है। मैं बता रहा हूँ आपके आर्गूमेंट में, आपकी दलील में कोई वैल्यू नहीं है, आपकी दलील यूजलेस है, किसी भी बात को प्रूव नहीं करती। वैसे टीवी हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड फॉल्ट्स। टेलीविज़न के खुद की मेरिट्स हैं और फॉल्ट्स हैं। यहाँ एक मेरिट्स नाउन है, नाउन फॉर्म में इसका मतलब है एडवांटेज। तो टेलीविज़न के, टीवी की फ़ायदे भी हैं, एडवांटेज भी हैं, और इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ फॉल्ट्स भी हैं। अब देखो, इसको वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हैं। दिस क्वेश्चन मेरिट्स एन आंसर। ये क्वेश्चन मेरिट करता है, डिजर्व करता है एक आंसर को। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना ही चाहिए, है ना। दिस क्वेश्चन मेरिट्स एन आंसर। तो ऐसे मेरिट नाम का वर्ड अलग अलग फॉर्म में अलग अलग मीनिंग को रखता है। खबरी पे यही सब चीज़ें मैं आपको करवाता हूँ। 5 मिनट शाम को दिया करो, ऐप मैंने आपको बता दी है, डाउनलोड कर लो। हर रोज़ 5 मिनट दे करके वोकैबुलरी में बहुत इंप्रूव करोगे। अब वक्त है एक समरी का, फटाफट शुरू कर लेते हैं। समरी ये है कि इंडिया में डबल म्यूटेंट वायरस आया। इस डबल म्यूटेंट ने मचा दिया तांडव, है ना, आप जानते ही हैं, सेकेंड वेव आई हुई है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसे कई म्यूटेंट्स और भी आगे आएंगे। ये डबल म्यूटेंट भी ट्रिपल म्यूटेंट बन गया था बीच में।
कह रहा है इन सभी के आने पे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमेशा ये म्यूटेंट जो होते हैं खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन एक काम को ज़रूर करना है, जैसे ही कोई नया म्यूटेंट आए उसकी जानकारी हमें मिल जानी चाहिए, टेस्टिंग बराबर होनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। तो लोग अलर्ट रहें, जैसे ही कोई नया म्यूटेंट आए सरकार हमें बताए, है ना, और हम जो है उसके हिसाब से उसका रिस्पॉन्स जो है उसको रिस्पॉन्ड करें। बस यही आज इसकी समरी है। आज इसकी टोन है साइंटिफिक, वैज्ञानिक भाषा में बातें कर रहा है, साइंटिफिक टोन है, और कुछ मामले में कुछ हद तक कंसर्न भी है ना। तो कंसर्न और साइंटिफिक दोनों इसकी टोन्स होंगी। शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं ऐड करूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए, कह रहे द इंडियन वेरिएंट B.1.617 एंड इट्स फैमिली ऑफ रिलेटेड कोरोना वायरसेस हैव बीन कैटेगराइज्ड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न या VOC बाय WHO, a classification which will now prompt greater international scrutiny of those who test positive overseas। कह रहे इंडियन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जो इंडियन म्यूटेटेड फॉर्म है, अच्छा इसका नाम क्या है, B.1.617 है ना, इसका नाम है। कह रहा है एक तो ये वेरिएंट, दूसरा इसकी जो फैमिली है रिलेटेड कोरोना वायरसेस की, इस वेरिएंट के और भी दूसरे जो रिलेटेड फैमिली वाले हैं, परिवार के जो लोग हैं। कह रहे इन लोगों ने ना, सब ने, इन वायरसेस ने कैटेगराइज हो चुके हैं, ये सब के सब कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। और किस कैटेगरी में, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में WHO के द्वारा। WHO एक कैटेगरी बना के बैठा है VOC की, ये बताता है कि ये वाला वायरस जो है VOC में हमने डाल दिया है, अब इससे आप बच के रहना। तो इसको भी डाल दिया गया है इंडिया वाले को। कह रहा है ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, ये एक ऐसा कैटेगराइजेशन है जो कि अब प्रॉम्प्ट करेगा, जो कि अब उकसा देगा और ज़्यादा ग्रेटर इंटरनेशनल स्क्रूटनी को, अंतर्राष्ट्रीय जाँच को। अच्छा, किन लोगों की, उन लोगों की जो टेस्ट करते हैं पॉजिटिव, जिनकी रिपोर्ट आती है पॉजिटिव, और कहाँ पे, ओवरसीज, भारत के बाहर। तो कह रहे इसको डाल दिया WHO ने इस कैटेगरी में। अब भारत के बाहर जो भी इंडियन है, जिस भी कंट्री में अगर उसको कोरोना वायरस हुआ ना, तो वहाँ की सरकार अब ढंग से उसकी जांच करेगी, इस वायरस के डर के मारे। समझ गए सेंटेंस को? बहुत कुछ है सेंटेंस पे देखने वाला, पहले वर्ड्स देख लेते हैं। देखो, वेरिएंट की वर्ब है हैव बीन कैटेगराइज्ड, है ना, ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, वेरिएंट और इट्स फैमिली, ये दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। मैंने इसको कलर नहीं दिया आज, एक सेकंड रुक जाओ। तो सारे सब्जेक्ट्स हैं ब्लू कलर में, सारी वर्ब्स हैं पिंक कलर में। वेरिएंट और फैमिली की वर्ब है हैव बीन कैटेगराइज्ड, विच की वर्ब है विल नाउ प्रॉम्प्ट, हु की वर्ब है टेस्ट। अब देखने वाले वर्ड्स कौन से हैं, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन, है ना, किसी चीज़ का एग्जामिनेशन। ओवरसीज एक एडवर्ब है, एडवर्ब प्लेस, इसका मतलब होता है भारत से बाहर, अब्रॉड। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उकसाना, किसी चीज़ को ट्रिगर करना, किसी चीज़ को इंसाइट या कोज करना। अब देख लेते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। देखो, सलमान एंड कटरीना इज या आर प्लानिंग अ गोवा ट्रिप। सलमान और कटरीना प्लान कर रहे हैं गोवा ट्रिप को, है ना। अब मुझे बताओ, बीच में इज लगाएं या आर लगाएं? अब आप बोलोगे सर इसमें क्या पूछना, एंड लगा हुआ है तो आर लगा दो, भाई दोनों ही जा रहे हैं ना। तो सलमान एंड कटरीना आर प्लानिंग अ गोवा ट्रिप, बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो, बाकी सब सेंटेंस भी यही बात कर रहे हैं, सलमान अलोंग विद कटरीना, सलमान एज वेल एज कटरीना, सलमान बिसाइड्स कटरीना, सलमान अपार्ट फ्रॉम कटरीना, सलमान इन एडिशन टू कटरीना, और सलमान टुगेदर विद कटरीना। तो सारे कटरीना और सलमान के गोवा ट्रिप को प्लान करने की बात को कर रहे हैं, ठीक बात है ना। तो इन सब में कि मुझे क्या करना है, जब दोनों जाएंगे तो मैं लगाऊंगा आर, है ना, ऐसा ही करूंगा ना। अब ध्यान देना, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर लगेगा इज, इन सभी सेंटेंसेस में लगेगा इज। अब इसका आपको समझना है फॉर्मूला, ऐसा क्यों भाई, यहाँ भी दोनों जा रहे हैं और यहाँ भी दोनों जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि हमें इज लगाना पड़ा और यहाँ पे हमें आर लगाना पड़ा। देखो, सारा झगड़ा है कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के बीच का। एंड होती है कंजंक्शन, और ये सारी की सारी, ये जो आप देख रहे हो ना डार्क में, अलोंग विद, एज वेल एज, नीचे मैंने लिख दी हैं, ये सारी की सारी होती है प्रेपोजिशन। फ़र्क क्या होता है इनमें, कंजंक्शन जो है दो चीज़ों को मिलाती है। यहाँ पे सलमान सब्जेक्ट था और कटरीना को भी सब्जेक्ट बना दिया इसने, दोनों को ज्वाइन करवा दिया। लेकिन प्रेपोजिशन अलग करती है, प्रेपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है जो सब्जेक्ट का पार्ट कभी भी नहीं बन सकता। तो अलोंग विद के बाद जो कटरीना रखी हुई है,
एज वेल एज के बाद में जो कटरीना रखी हुई है, इस टुगेदर विद नाम की प्रेपोजिशन के बाद जो कटरीना रखी हुई है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट कौन बचा? सब्जेक्ट बचा सलमान। अगर ऐसा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी वर्ब होगी सिंगुलर। समझ गए पूरा फॉर्मूला? ये सब प्रेपोजिशन है, अपना ऑब्जेक्ट रखती हैं। ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट अकेला रह गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। चाहे दोनों जा रहे हो एक साथ गोवा ट्रिप पे, वर्ब लगाऊंगा मैं इस। तो ध्यान रखना इन सभी प्रेपोजिशन का, बार बार इन पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। कह रहा वाइल देर आर सेवरल सो कॉल्ड वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, only 3 other than B.1.617 have been categorized as VOC. The UK variant, the South Africa variant and the Brazilian variant, जो भी इसका नाम है। कह रहे जहाँ पे बहुत सारे सो कोल्ड वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। सो कोल्ड का हिंदी मतलब होता है कहे जाने वाले। भाई ये VOC का नाम हमने नहीं दिया, ये WHO ने दिया है। WHO ही बोलता है ये VOC है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। कह रहे जहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ऐसे कहे जाने वाले WHO के द्वारा। कह रहे महज 3 ही हैं, इसके अलावा हमारे वाले के अलावा, जिनको कैटेगरी में डाला गया है इस VOC की। अब पहला कौन सा है? पहला है UK वाला ये, दूसरा है साउथ अफ्रीका वाला ये, तीसरा है ब्राज़ील वाला ये। तो दुनिया बोलती है बहुत सारे हैं, WHO बोलता है मेरे हिसाब से तो 3 ही हैं, अब हो गए 4 इंडिया वाले को मिला करके। अब देखने वाली चीज़ें देखो, सब्जेक्ट वो पकड़ना ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मजबूर हो जाओगे तुम इंग्लिश में अगर तुम्हें को सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ में नहीं आ रहा है ना। वेरिएंट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, देयर को सब्जेक्ट मत बनाया ना। ओनली 3 का जो वर्ब है वो है हैव बीन कैटेगराइज्ड, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। आगे बढ़े, कह रहा है यूजली इन कंट्रीज दैट डिटेक्ट इमर्जेंट वायरेंट्स इट इज़ द हेल्थ अथॉरिटीज देयर हु फ्लैग देम एज पोटेंशियल VOC। अब बता रहा है कि कंट्रीज़ कैसे VOC को आइडेंटिफाई करती हैं। कह रहा है अक्सर, यूजली होता क्या है, कह रहा है अमूमन उन कंट्रीज़ में जो डिटेक्ट करती हैं नए उभरते हुए वेरिएंट्स को, जो पता लगा लेती हैं किसी नए इमर्ज होते हुए वायरस के वेरिएंट को, कह रहा है ये हेल्थ अथॉरिटी होती हैं। इट इज़ द हेल्थ अथॉरिटी, वहाँ पे देयर जो कि फ्लैग करती हैं, जो कि इशारा करती हैं इनकी तरफ, और कैसे एक पोटेंशियल VOC के तौर पे, एक संभावित जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पे। तो दुनिया भर में यही होता है, वहाँ के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो हैं नया वेरिएंट ढूंढते हैं और फिर WHO को बोलते हैं भाई ये हमें लगता है कि हमारे वाला बहुत ख़राब है, आप इसको VOC नाम दे दो। समझ गए ना? अब बताएगा इंडिया में क्या होता है। इस सेंटेंस में देख लो, डैट की वर्ब डिटेक्ट, कंट्रीज़ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, हु की वर्ब है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना नेगेटिव वे में, अच्छी चीज़ की तरफ नहीं, ख़राब चीज़ की तरफ। जैसे आपने देखा सड़क पे गड्ढे हैं, आपने उनको फ्लैग किया अथॉरिटीज़ की तरफ, देखो हमारी सड़क पे गड्ढे हैं, यहाँ पे आप जो है सड़क को सही करवाओ। तो किसी गलत चीज़ की तरफ इशारा करने को कहते हैं फ्लैग करना। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, लाइकली, प्रोबेबल। इमर्जेंट हर वो चीज़ है जो इमर्ज कर रही है, अपीयर हो रही है, उभर करके सामने आ रही है, ये एक एडजेक्टिव है। कह रहे टू क्वालिफाई एज वन द आइडेंटिफाइड वेरिएंट मस्ट बी लिंक टू इंक्रीज्ड ट्रांसमिशन और बी एसोसिएटेड विद मोर सीवियर डिजीज और फाउंड टू बी वेटिंग डिटेक्शन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब बता रहा है कि ये फ्लैग किया कैसे जाता है ना। कह रहा है क्वालिफाई करने के लिए, बनने के लिए, एज वन, एक वन की तरह। ये वन आया VOC के लिए। तो कह रहे किसी भी वेरिएंट को अगर VOC बनना हो, क्वालिफाई करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाइड वेरिएंट को पहले तो लिंक किया जाना चाहिए, उसका संबंध बनाया जाना चाहिए, रिलेशन। और किसके साथ? बढ़े हुए ट्रांसमिशन के साथ। भाई ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, पहले तो ऐसा लिंक बनना चाहिए नए वेरिएंट का, और या फिर इसको जोड़ा जाना चाहिए, एसोसिएट किया जाना चाहिए ज़्यादा ख़राब बीमारी के साथ। भाई इस वायरस से लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और या फिर पाया जाना चाहिए ये वाला वेरिएंट कि ये इवेड कर रहा हो, बच रहा हो डिटेक्शन से। और कैसे? डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा। RT-PCR टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट है, उसमें ये इवेड कर रहा हो, पकड़ में ना आ रहा हो। तो अगर VOC बनाना है तो किसी भी वायरस को इन 3 कसौटियों में से एक कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। या तो ये तेज़ी से फैलता हो, या फिर ये ज़्यादा बीमार करता हो, या फिर ये टेस्ट के अंदर इवेड करता हो, पाया ना जाता हो, पकड़ा ना जाता हो। समझ गए? अब यहाँ पे वेरिएंट की 3 वर्ब्स हैं। पहली है मस्ट बी लिंक्ड, दूसरी है मस्ट बी एसोसिएटेड, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, और तीसरी है फाउंड, मस्ट बी फाउंड, है ना। तीनों वर्ब्स इसने ली हुई है और बीच में लगा के। देखने वाले वर्ड्स, ट्रांसमिशन मतलब फैलाव, स्प्रेड को बोलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आप समझ गए हैं, जो डायग्नोज करें, बीमारी का पता लगाएं। अब मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा,
अपने दिमाग से पूछ के मुझे बताओ, फाउंड टू बी इवेडिंग, पहले तो ये भला क्या है, टू बी इवेडिंग है ना, कौन सी स्ट्रक्चर है। दूसरा, अगर आपको समझ में आ गया हो ये कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है, तो फाउंड टू इवेड क्यों नहीं लिखा भाई, फाउंड टू इवेड ऐसा भी लिख सकते थे। ये इवेडिंग लिख करके हम क्या चीज़ को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। 10-5 सेकंड लो, फिर मैं आपको पूरा हिंदी भाषा में समझा दूंगा, देसी भाषा में सिंपल तरीके से, है ना। चलो देखो, 2 तरह के इन्फिनेटिव हैं, वैसे तो बहुत तरह के हैं, 7-8 हैं, मैंने आपको ग्रामर सीरीज में ढंग से करवा रखा है शुरू से लास्ट तक। ये जो 2 है ना, इनमें होती है कन्फ्यूजन, एक है सिंपल इन्फिनेटिव, एक होता है कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, और कन्फ्यूजन होना लाजमी भी है क्योंकि दोनों का कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। शी सीम्स टू स्टडी हार्डर, और दूसरा क्या है, शी सीम्स टू बी स्टडिंग हार्डर। दोनों का मतलब क्या है, वो दिखाई देती है हार्ड स्टडी करती हुई, मतलब और ज़्यादा मेहनत करती हुई अपनी पढ़ाई में। अब देखो इनको यूज़ करने का तरीका क्या है, दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पे सिंपल इन्फिनेटिव लगाया है 2+ में बेस फॉर्म, यहाँ पे हमने 2b+ में वर्ब की एनजी फॉर्म लगाई है कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। देखो फर्स्ट वाले का मतलब है उसकी आदत है स्टडी हार्ड करने की, आज की बात नहीं है, कई दिनों से कर रही है और आदतन करने लगी है, रोज़ का काम है। सेकंड वाले का मतलब क्या है, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ उन दिनों या उन पलों या उन घंटों वो स्टडी कर रही है हार्ड। यहाँ पे आज या कल की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, यहाँ पे एक आदत की बात हो रही है जो पिछले कई दिनों से चल रही है और आज भी चल रही है। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ की आदत पे अगर आपको जोर डालना हो तो इस वाले को यूज़ करें, सिंपल को। और अगर खाली ये बताना चाह रहे हो कि आज कल ऐसा हो रहा है, तब आप कंटिन्यूस वाले को यूज़ करें। दोनों ही सही हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। तो फाउंड टू इवेड भी ठीक होता, बस उसमें थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह द INSACOG, मेरे ख्याल से एक सेंटेंस छूट गया है ना, हाँ। करेक्ट कंसर्न्स दैट द B.1.617 मे बी playing a role in disease spread in India were expressed by scientists by mid-March। कह रहा है हमारे साइंटिस्ट भी पागल नहीं है, जो कंसर्न्स है ना, जो चिंताएं हैं, दैट वो ये वाली कि ये जो नया म्यूटेंट है हो सकता है प्ले कर रहा हो एक भूमिका को इस बीमारी के स्प्रेड में, ट्रांसमिशन में, फैलाव में भारतवर्ष में। कह रहा है ऐसे कंसर्न्स है ना एक्सप्रेस किया गया था इनको पैसिव वॉइस में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा मार्च के मिड में, है ना, 15 मार्च के आसपास। समझ गए। कंसर्न्स की वर्ब है वर एक्सप्रेस्ड, प्लूरल नाउन है, पैसिव फॉर्म में बी फैमिली की वर्ब प्लस में V3 लगती है, आपको पता है ये पैसिव बन गया। इसकी वर्ब होगी मे बी प्लेइंग। कर द INSACOG और द इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शिया हैड फ्लैग्ड अ वेरिएंट विद 2 कंसर्निंग म्यूटेशंस, पहली तो ये वाली और दूसरी ये वाली, दैट सेपरेटली हैड बीन फाउंड इन अदर वेरिएंट्स एल्सवेयर। अब बता रहा है भारत में डबल म्यूटेंट कैसे आया। कह रहे एक संस्था है भारत की जिसका पूरा नाम है, देखो छोटा नाम तो हो गया, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो तो ये हो गई है ना, एक्रोनिम। फुल नेम है इसका इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शिया। कंसोर्शिया का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे ये जो संस्था है इसने फ्लैग किया था, इशारा किया था एक वेरिएंट की तरफ, 2 चिंताजनक म्यूटेशंस वाला, है ना, इसमें एक नहीं बल्कि 2 म्यूटेशंस थी, पहली वाली ये थी और दूसरी वाली ये थी। कह रहे जो कि ये दोनों की दोनों जो कि सेपरेटली फाउंड की गई थी, पाई गई थी दूसरे वेरिएंट्स में एल्सवेयर, पूरी दुनिया में दूसरी जगह। तो ये 2 म्यूटेशंस हैं, एक कहीं और मिलती है, एक कहीं और मिलती है। हमारे इस कंसोर्शिया ने क्या बोला, भाई ये जो दोनों मिलती है ना अलग अलग, हमारे इंडिया में एक ही वायरस में, एक ही वेरिएंट में एक साथ पाई जा रही हैं, तो ऐसा ये फ्लैग कर चुका है। अब देखने वाली चीज़, सेंटेंस में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कंसोर्शिया। बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास जिनके लास्ट में UM लगता है तो वो होते हैं सिंगुलर, और लास्ट में A लगता है तो बनते हैं प्लूरल, या फिर इसका उल्टा। लोगों को ये तो पता होता है एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, पर ये भूल जाते हैं कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो आप याद रखें हमेशा बैक्टीरिया से, देखो बैक्टीरिया में ना ये होता है सिंगुलर और प्लूरल होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, तो लास्ट में जो A आता है ना उसकी निशानी लगा लो, वो प्लूरल होता है, बैक्टीरिया से याद रख लो, है ना। तो ये जो है सारे लेफ्ट वाले सिंगुलर हैं, राइट वाले सब प्लूरल हो जाएंगे। पोडियम मतलब स्टेज, एक स्टेज की बात हो, एक मंच की बात हो तो पोडियम, अगर बहुत सारे हों तो आप लिखेंगे पोडिया, एक हो तो स्टेडियम और बहुत सारे हो तो स्टेडिया। एक अगर कोर्स हो तो करिकुलम, बहुत सारे हो तो करिकुला, करिकुला। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अडेंडम एक हो, एक लिस्ट हो बुक्स की, है ना, लास्ट वाली तो अडेंडम, बहुत सारी हो तो अडेंडा। क्राइटेरियन मतलब एक कसौटी, क्राइटेरिया मतलब कई सारी कसौटियाँ। चलिए तो ये ऐसे ही चलते हैं, अब सिंगुलर और प्लूरल में इन सभी को याद रखना, क्वेश्चंस बनेंगे इन पे। कर INSACOG सेट दे नाउ सीम टू अपीयर टुगेदर ऑन अ वेरिएंट
that was linked to a large fraction of cases in Maharashtra and began to be called डबल म्यूटेंट और इवन ट्रिपल म्यूटेंट। अब देखो आगे वाला पढ़ लेंगे बाद में। कह रहे इसी संस्था ने, इसी कंसोर्शिया ने सेड ऐसा कहा कि वो अब नाउ सीम्ड दिखाई देते हैं अपीयर होते हुए साथ में टुगेदर, है ना। ये दोनों जो हैं एक साथ दिखाई देते हैं अपीयर होते हुए, और किस पे, एक वेरिएंट पे, एक म्यूटेंट पे, जो कि लिंक्ड टू है, जिसको जोड़ा गया था बहुत बड़े हिस्से के साथ उन केसेस के जो महाराष्ट्र में पाए गए, और जो कि शुरू हुआ कॉल किया जाना, बुलाया जाना डबल म्यूटेंट और यहाँ तक कि ट्रिपल म्यूटेंट भी। कह रहे एज इट ऑल्सो हैड अनदर इंपॉर्टेंट म्यूटेशन P614R। कह रहे क्योंकि, अब ट्रिपल म्यूटेंट क्यों, कह रहे क्योंकि इसके पास एक और म्यूटेंट भी थी, म्यूटेशन भी थी, जिसका नाम है ये। तो एक नहीं, दो नहीं, अब तीन म्यूटेशन के साथ ये वायरस महाराष्ट्र के गाँवों में, शहरों में सर्कुलेट हो रहा है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ जो ऊपर आपने सीखा, यहाँ पे टू बी इवेडिंग की जगह टू इवेड आ सकता था, और यहाँ पे टू अपीयर की जगह टू बी अपीयरिंग भी आ सकता था, है ना। सीम्ड टू बी अपीयरिंग ऐसा भी लिख सकते थे, है ना। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। टू बी कॉल्ड एक पैसिव इन्फिनिटिव है, कई बार कर चुके हैं, आज रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पे सीखा आपने मेरे साथ, अभी आगे इस कॉन्सेप्ट को कराऊंगा मैं नियरली वाले को, क्या ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं? ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूँ, फुल्ली डिटेल के अंदर, और बिना किसी रूल रट्टे को मरवाए। कैसे करवाया मैंने आपको पूरी ग्रामर करवा दी है एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवेज और डिफेंस एग्जाम्स की। इस ग्रामर को आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। होम पेज पे रखिए हमारे चैनल के कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की ये प्लेलिस्ट। 40 वीडियोस पूरी कर लो, उसके बाद इंग्लिश तुम मुझे बताओ कैसे तुम्हारा कमज़ोर सब्जेक्ट है ना। मन से देखना, इसको वेब सीरीज़ बना के मत देखना, पूरे मन से देखोगे तभी आपका काम बनेगा। चलिए शुरू करें, आगे बढ़ें। In March, nearly 20% of the cases out of Maharashtra, which has consistently been among the most afflicted states, were being linked to the variant. कह रहा मार्च महीने में क्या हुआ, कह रहा नियरली लगभग 20% जो केसेस हैं महाराष्ट्र में से। तो महाराष्ट्र के जो 20% केस थे ना, अच्छा कौन सा महाराष्ट्र है जो कि लगातार बना रहा, हैज़ कंसिस्टेंटली बिन, और क्या बना रहा, सबसे अफ्लिक्टेड स्टेट्स में से अमंग एक। अफ्लिक्टेड का मतलब है चोट खाई हुई, सबसे ज़्यादा हर्ट, है ना। तो जो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा नुकसान खाई हुई स्टेट में से एक स्टेट भी है। कह रहे ये जो केसेस है ना, इनको लिंक किया गया था इस वेरिएंट के साथ। तो मार्च में ऐसा बताया गया था 20% केस इसी के हैं। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, अफ्लिक्टेड मतलब चोट खाया हुआ। अब मेरा आपसे एक सवाल भी है, महाराष्ट्र के लिए विच नाम का रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लगाए? दैट भी तो लगा सकते थे ना। तो महाराष्ट्र के बाद में विच लगाना क्यों ज़रूरी हुआ, अपने आप से पूछो, डालना कमेंट्स में जिन लोगों को समझ में आ गया हो, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं फटाफट, नियर वर्सेस नियरली। आपको समझ में नहीं आएगा कब नियर लगाना है कब नियरली लगाना है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो नियर जो है ना, नियर इसके एडजेक्टिव फॉर्म में मीनिंग होते हैं पास में, नियर मतलब पास में, या फिर ऑलमोस्ट। एडवर्ब फॉर्म में भी यही मीनिंग रखता है दोनों के दोनों, पर नियरली सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब है, इसका एक ही मीनिंग होता है ऑलमोस्ट। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपको एडजेक्टिव की ज़रूरत हो तो सिर्फ नियर आएगा, क्योंकि नियरली नाम का कोई एडजेक्टिव हमारे पास है ही नहीं। अगर आपको पास की ज़रूरत हो, नज़दीक की, चाहे एडवर्ब में चाहे एडजेक्टिव में, तब भी नियर ही आएगा। और अगर आपको एडवर्ब फॉर्म में ऑलमोस्ट की ज़रूरत हो, तब आप दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, नियर को एडजेक्टिव्स के साथ में ही एडवर्ब बनाया जाता है, वर्ब या दूसरी एडवर्ब के साथ में ना बनाएं। प्रैक्टिकली समझाता हूँ, सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। देयर वॉज नो स्पेस फॉर पार्किंग नियर या नियरली द शॉप। पार्किंग का कोई भी स्पेस नहीं था शॉप के नज़दीक में। देखो नज़दीक की बात हो रही है, क्लोज की बात हो रही है। क्लोज के लिए हमारे पास वर्ड ही एक इंग्लिश में नियर, नियरली नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, समझ गए ना। तो क्लोज मतलब डिस्टेंस में क्लोज, तो यहाँ पे नियर को आप चूज़ करेंगे बिंदास, नियरली को निकाल दो। द टीचर आस्क्ड द बॉय टू कम नियर या नियरली। टीचर ने बॉय को बोला नज़दीक में आओ। अब देखो क्लोज में आओ, नज़दीक में आओ, नज़दीक या क्लोज के लिए सिर्फ नियर नाम का वर्ड है, यहाँ भी आप चूज़ करेंगे नियर को, समझ गए ना। द डिज़ाइन ऑफ द हाउस वॉज नियर या नियरली परफेक्ट। जो हाउस का डिज़ाइन था वो लगभग परफेक्ट था। परफेक्ट क्या था, परफेक्ट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, एक एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब दोनों ही हो सकती हैं, ऑलमोस्ट की बात हो रही है, तो एडवर्ब ये भी है, एडवर्ब ये भी है। अब चाहे तो तुम नियर लगाओ, चाहे तुम नियरली लगाओ, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी श्रद्धा, दोनों ही सही है, ठीक है। नियर परफेक्ट भी ठीक है, नियरली परफेक्ट भी ठीक है। लास्ट देख लो, द पीपल नियर या नियरली किल्ड द थीव्स। लोगों ने लगभग चोरों को मार ही दिया था। पहले तो पकड़ लिया, फिर उनकी सुताई की, है ना। तो लगभग ऐसी सुताई कर दी उनकी कि मार ही दिया था। अब ये बताओ, इस वर्ब के लिए लगभग चाहिए तो एक एडवर्ब चाहिए, ऑलमोस्ट की बात हो रही है, लेकिन नियर नाम की एडवर्ब
एडजेक्टिव के साथ प्रीफर होती है, वर्ब्स के साथ प्रीफर नहीं होती है। इस केस में क्या करना है, नियर किल्ड नहीं, नियरली किल्ड। समझ गए? चार्ट सामने बना दिया आपके, 4-5 बार देखोगे, 2-4 क्वेश्चंस करोगे, ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउ एवर इट वॉज इन अर्ली अप्रैल दैट दिस वेरिएंट बिकेम फॉर्मली क्लासिफाइड एज अ लीनिएज B.1.617। कह रहा हालांकि ये अर्ली अप्रैल में ऐसा हुआ, अप्रैल की शुरुआत में ही हुआ कि ये जो वेरिएंट था ना, ये फॉर्मली बन गया, आधिकारिक तौर पे बन गया, क्लासीफाई हो गया एक लीनिएज के तौर पे, एक परिवार के तौर पे, परिवार का नाम है ये। तो इसी वेरिएंट के और वेरिएंट हमें मिले, इसको एक लीनिएज बना दिया हमने, एक फैमिली ग्रुप बना दिया, क्लैन बना दिया। समझ गए ना, लीनिएज मतलब परिवार। इट वॉज ओनली आफ्टर द यूकेज लेबलिंग इट एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न दैट इट वॉज कॉल्ड सो बाय हेल्थ अथॉरिटीज़ इन इंडिया। कह रहे ये तभी हुआ, इट वॉज ओनली आफ्टर, ये महज तभी हुआ। अच्छा क्या चीज़, किसके बाद, जब यूके ने लेबल कर दिया, इसके ऊपर लेबल चढ़ा दिया, किस नाम का, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न का। कह रहे ये तभी हुआ, और ये हुआ कि इसको कॉल किया गया ऐसा ही हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया में। तो इंडियंस ने इसको वीओसी नहीं बोला, यूके वालों ने बोला कि ये वीओसी है। जैसे ही इन्होंने ये बोला ना, हमारे भारत में भी इसको हेल्थ अथॉरिटीज़ वीओसी बोलने लगी। कह रहा इन फैक्ट अनलाइक द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स सीडीसी और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, इंडिया स्टिल डज नॉट हैव अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरियन फॉर लेवलिंग वायरसेस एज वेरियस वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, इंटरेस्ट और कंसर्न। कह रहा वास्तव में इनफैक्ट, हकीकत ये है इनफैक्ट कि बिल्कुल उल्टा, अनलाइक किसके भाई, एक तो अमेरिका के सीडीसी के, सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल है ना, सीडीसी। कह रहा है एक तो अमेरिका के इस डिपार्टमेंट के, या फिर इंग्लैंड के इस डिपार्टमेंट के। कह रहा है बिल्कुल इनके उल्टा, इंडिया में अभी भी कोई नहीं है क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, इंडिया में अभी भी इनको अलग से रखने का, लिस्ट बनाने का कोई भी मापदंड या कसौटी हमारे पास है नहीं। और किस लिए, लेबल करने के लिए इन वायरस को वीओसी या वीओआई नाम से। तो अमेरिका में तो ये संस्था जो है कर देती है सीडीसी, इंग्लैंड में ये वाली संस्था कर देती है, भारत में कोई संस्था अभी है भी नहीं, और कोई कसौटी हमने रखी भी नहीं हुई कि कौन से वायरस को वीओसी का नाम देना है या वीओआई बताना है। समझ गए? देखो अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरियन, अभी इसमें एरर हो सकती है अगर क्राइटेरियन की जगह क्राइटेरिया रख दिया जाए। क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है। जैसे ही मैं ये रखूँगा, इस अ की वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक सिंगुलर चाहिए आपको, है ना। करेक्ट, क्लासीफाइंग वेरिएंट्स इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ मेयर एकेडमिक इंटरेस्ट। करेक्ट, वेरिएंट्स को क्लासीफाई करना, इनको वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट बताना, है ना। कह रहे ये खाली मुद्दा इस चीज़ का नहीं है कि एकेडमिक इंटरेस्ट हो, भाई हम रिसर्च कर रहे हैं, देखो हमने इतनी रिसर्च की, हमने 5 जो है वेरिएंट ढूंढ लिए। कह रहा खाली खाली किताबी बातें नहीं है इनको क्लासीफाई करना, इंटरेस्ट नहीं है एकेडमिक। अच्छा और भी क्या है, कह रहा बेस्ड ऑन प्रेवलेंस सम वेरिएंट्स मे गो ऑन टू बिकम द डोमिनेंट स्ट्रेन इन अ रीजन और मल्टीपल जोग्राफीज। कह रहा आधार पे प्रेवलेंस के, कौन कितना प्रेवलेंट है, कौन कितना चालू है, कौन कितना सर्कुलेशन में है, कौन कितना फैल रहा है, प्रेवलेंस का मतलब यही होता है। कह रहा इस चीज़ के आधार पे कुछ एक वेरिएंट्स जो है ना वो गो ऑन कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। गो ऑन करना मतलब आगे तक बढ़ जाना, और कितना आगे कि ये बिकम हो जाए, बन जाएं एक बहुत ही डोमिनेट करने वाली स्ट्रेन, डोमिनेट करने वाली म्यूटेशन एक रीजन में, एक भूभाग में, या कई जोग्राफीज़ में, कई सारे स्टेट्स में, कई सारे देशों में। तो कह रहे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ये, अगर ये ज्ञान आप ले लेते हो तो इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि कौन सा वेरिएंट आपके देश में बहुत बड़े हिस्से के अंदर फैल भी सकता है। समझ गए ना। डोमिनेंट स्ट्रेन वो स्ट्रेन होती है, वो वायरस का वो म्यूटेशन जो हर आदमी में मिल रहा है ना, वही म्यूटेशन, वही स्ट्रेन जो है डोमिनेंट है, इन्फ्लुएंशियल है, डोमिनेट कर रही है। कह रहा इट देन बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैक्सीन कंपनीज टू चेक वेदर देयर वैक्सीन्स कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव। कह रहे तब ये जो है ना बिकम हो जाता है, बन जाता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी, एक ऑनस, और किसका, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का, कि वो चेक करें हाँ या ना, वेदर हाँ या ना उनकी वैक्सीन कंटिन्यू है, जारी हैं, इफेक्टिव या ना होना या ना होना। तो अगर नया स्ट्रेन आ गया है, उसकी हमने पूरी जानकारी ले ली है, अब वैक्सीन कंपनियों को ये भी चेक करते रहना चाहिए कहीं कोई ऐसा नया म्यूटेंट तो नहीं है जो उनकी वैक्सीन जिसके ऊपर काम ना करे। कह रहा सच स्टडीज़ है वो, अब देखो सारा सिंपल है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कुछ ग्रामर इसमें आ भी नहीं रही है ना। कह रहा सच स्टडीज़ हैव ऑलरेडी बिगन इन इंडिया बट वाइल laboratory studies show that vaccines continue to be effective, some of the emerging variants do seem to be better at evading antibodies। कह रहा है ऐसी स्टडीज़ हैव ऑलरेडी बिगन, ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं भारत में इन इंडिया,
बिगिन बिगिन बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव के बाद, है ना। कह रहा है जहाँ पे काम शुरू हो चुका है, बट वाइल वहीं पे जबकि लेबोरेटरी स्टडीज़ जो हैं, लैब की जो रिसर्च है वो बताती है, शो करती है दैट वो ये कि वैक्सीन अभी भी जारी हैं इफेक्टिव रहना। सम ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट्स जो हैं, कुछ एक जो नए उभरते हुए जो वायरस हैं वो दिखाई देते हैं होते हुए और ज़्यादा बेहतर इवेड करने में, बचने में एंटीबॉडीज़ से। तो रिसर्च तो हमने शुरू कर दी है, हमारी वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव है, हम जानते हैं चाहे कोई भी नया वायरस आया हो, लेकिन इतना हमें पता लग गया है कई नए वायरस जो हैं एंटीबॉडीज़ को इवेड कर रहे हैं। मतलब आपकी वैक्सीन लगने के बाद भी नया वायरस आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है ना, इवेड कर रहा है आपकी एंटीबॉडीज़ को। समझ गए। कौन सा डेस में ग्रामर का देखने वाला। डू सीम क्या है, यहाँ पे डू एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब है, सीम नाम की वर्ब पे जोर देने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएंट्स के बाद में सीम लिख करके भी छोड़ा जा सकता था, डू को बाहर निकाल करके वर्ब पे हमने जोर दिया है ना। अब बेटर एट देख लो। मोस्ट अमेरिकन्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, ज़्यादातर अमेरिकन जो है मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं होते। शी इज़ रियली बैड इन लाइंग, वो बड़ी जो है बैड है, ख़राब है झूठ बोलने में, है ना, झूठ बोलती है, पकड़ी जाती है। देखो किसी काम में अच्छे या बुरे होते हो तो बैड इन या गुड इन नहीं, आप लगाएंगे बैड इन या गुड एट। फिक्स प्रपोजिशन है गुड या बैड के बाद में किसी काम में अच्छे होने के लिए। अब देखो वैक्सीन्स आर गुड एट यू। अब जो लोग रट्टे मारते हैं फिर कमेंट्स में डाल देते हैं, एक लड़का मेरे को लिख रहा कमेंट्स में, सर आप बताए थे गुड एट होता है, हमने पढ़ा है गुड फॉर, अब ये कैसे हो गया। तो देखो लकीर के फ़कीर है ना, उनका कोई इलाज नहीं है, ना मेरे पास ना किसी टीचर के पास। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिस काम में अच्छे होते हो उसके लिए बताते हो गुड एट मैथमेटिक्स। वैक्सीन्स तुम्हारे लिए अच्छी हैं, तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं है। गुड एट नहीं, गुड फॉर यू। वैक्सीन्स आर गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छी हैं, है ना। अगर यहाँ पे एट लगाना होता तब लगता, जब मैं यूँ लिखता वैक्सीन्स आर गुड एट प्रोटेक्टिंग यू, वो आपको प्रोटेक्ट करने के काम में अच्छी हैं। तो किसी काम में अच्छे या बुरे हो तब ऐड लगाएं, बिना बात लकीर के फ़कीर बन के ऐसे जो है ना ऐड लगेगा फोर लगेगा ऐसी जो है कन्फ्यूजन पैदा ना करें। बढ़े आगे, ये बाद वाला देखा करो, प्रेपोजिशन लगने के बाद क्या आएगा इस चीज़ को माइंड करना सबसे ज़रूरी है। कह रहा अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग री इन्फेक्शंस एंड केसेज ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, टेस्टिंग पॉजिटिव आफ्टर बीइंग डबल इनोकुलेटेड, फ्लैगिंग वेरिएंट्स मस्ट बी सीन एज ए क्रूशियल हेल्थ रिस्पॉन्स। कह रहे साथ ही साथ मॉनिटर करने के, साथ ही साथ इस चीज़ को देखने के, और किसको, री इन्फेक्शन को, और ऐसे केसेस को जो होते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के। री इन्फेक्शन का मतलब क्या है, किसी को अक्टूबर में हुआ, इस बार अप्रैल में फिर हो गया, तो ये है री इन्फेक्शन। और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब क्या है, ये इसने समझाया भी है, फिर से इन्फेक्शन होना 2 बार वैक्सीन लगने के बाद भी, इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। कह रहे इन चीज़ों को मॉनिटर करने के साथ साथ ही जो फ्लैग करने का काम है ना वेरिएंट्स को, जो वेरिएंट्स की तरफ इशारा करने का काम है, उसको देखा जाना चाहिए एक क्रूशियल हेल्थ रिस्पॉन्स के तौर पे। तो ये काम भी ज़रूरी है। खाली इस चीज़ को मत पकड़ो कि कितनों को इन्फेक्शन हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, ये भी देखो नया वायरस कौन सा आ रहा है। इनोकुलेट होने का मतलब होता है वैक्सीनेशन होना, इनोकुलेट करना, वैक्सीनेट करना, इम्यूनाइज करना, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है टीका लगाने के, है ना। कह रहा डिटेक्टिंग न्यूअर वेरिएंट्स does not always merit radical changes in public health response such as masking। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहा डिटेक्ट करना नए वेरिएंट्स को हमेशा मेरिट नहीं करता है, हमेशा रिक्वायर नहीं करता है, हमेशा डिज़र्व नहीं करता है बड़े बदलावों को पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में। जैसे कि मास्क लगाना, मान लो सबके अपने वैक्सीन लग जाए, मास्क तो अपने उतार देंगे, फिर नया वेरिएंट मिले तो ज़रूरी नहीं है कि अब मास्क फिर से लगाना है। मास्किंग अप का मतलब है सारी दुनिया एक साथ मास्क लगा ले, है ना। कह रहा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो ही, कह रहा बट लेकिन दे गो ऑन अ लॉन्ग वे इन रिमाइंडिंग पीपल टू कंटिन्यू बीइंग अलर्ट, viewing vaccine as an important defense but not a magic pill and keeping health authorities on their toes। तो कह रहे ज़रूरी नहीं है ये करें, लेकिन वो एक बहुत लंबे रास्ते जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं रिमाइंड करने में, लोगों को याद करवाने में कि वो कंटिन्यू करें अलर्ट रहना। ज़्यादा हाथ मिलाना, ज़्यादा गले लगना अब 10 साल के लिए भूल जाओ, है ना। व्यू करें वैक्सीन्स को एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस के तौर पे कि वैक्सीन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस है, लेकिन कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। और कीप करे, बनाए रखे हेल्थ अथॉरिटीज़ को उनके टोज़ पे, ऑन देयर टोज़ का मतलब है विजिलेंट, कॉशियस, है ना, एकदम सावधान। तो समझ गए ना, बड़ा कोई हेल्थ रिस्पॉन्स दें या ना दें, नए वेरिएंट्स, ये तीनों चीज़ें ज़रूर हमारे पास आएंगी। हमें याद रहेगा कि कोरोना है, हम वैक्सीन को एक अच्छी चीज़ के तौर पे देखेंगे, लेकिन ये अपने आप में जादू की छड़ी नहीं है, इसको भी हमें पता लगेगा। और हेल्थ अथॉरिटीज़ हमेशा कोरोना के लिए विजिलेंट रहेगी, कॉशियस रहेगी, सावधान रहेगी।
समझ गए। इन प्रेपोजिशन के तीनों ऑब्जेक्ट हैं, पहला रिमाइंडिंग, दूसरा व्यूइंग, तीसरा कीपिंग। यहाँ पे व्यू लिख करके मैं सेंटेंस में एरर डाल सकता था, है ना। रेडिकल मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा हो। ऑन देयर टोज का मतलब है चौकन्ना, कॉशियस, विजिलेंट। चलिए, ज़्यादा मुश्किल था नहीं आज का आर्टिकल, फटाफट से अपना क्विज़ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल है मेरे भाई। अगर कोशिश नहीं कर रहे हो तब तो अलग बात है, ढीठ हो जा रहे हो तब तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करोगे, पूरा आर्टिकल देखा है, सुना है, समझा है, तो इसका आंसर निकलेगा। मेरे आंसर से अपना मैच कर लेना, कमेंट सेक्शन में रखा है, फर्स्ट कमेंट में डाल दे रहा हूँ। अब दूसरा वाला करवा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा ही मैंने अच्छे लेवल का बनाया है। द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक अलॉन्ग विद एन ओवरहेम्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ या हैव प्रूव टू बी, यहाँ पे हैव कर लेना है ना, हैव प्रूव टू बी अ, अब जो भी आगे देखेंगे। कह रहे जो दूसरी वेव है, सेकंड वेव हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और किसकी, इस बीमारी की। अलोंग विद होगी प्रेपोजिशन, तो कह रहे इस बीमारी की दूसरी लहर जो है, और किसके साथ में भाई, अलोंग विद किसके साथ में, हमारे ओवरहेम्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, हेल्थ के, हमारे बोझ खाए हुए हेल्थ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। कह रहा है इसने प्रूव कर दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट कौन है, सेकेंड वेव। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है भाई, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये अलोंग विद का ऑब्जेक्ट है, जैसे पैंडमिक इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो तुम्हारा वेव ही बना। अगर वेव सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, यहाँ पे तुम्हें सिंगुलर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हुई है, आप लगाओगे हैज़ को। हैव नहीं आएगा, हैव प्लूरल के लिए आता है। हैज़, हैव ऐसा कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश में होता ही नहीं, लास्ट में हमेशा हैड लगेगा उसमें, और ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता, यहाँ पे भी लास्ट में हैड आता है। तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है, COD, बी वैसे गलत है, ए आपका आंसर है। तो कह रहे हैं ये प्रूव हुई है। अच्छा, क्या प्रूव हुई है भाई, टू बी अ नियर या नियरली डिजास्टर। तो ये एक लगभग डिजास्टर हमारे लिए प्रूव हुई है, फॉर द नेशन के लिए, है ना। अब देखो, लगभग की बात हो रही है, डिजास्टर एक नाउन है, लगभग एक नाउन के आगे आएगा तो मतलब एक एडजेक्टिव बन के आएगा। नियरली नाम का कोई एडजेक्टिव इंग्लिश में हमारे पास है ही नहीं, तो इस नाउन के हिसाब से पता लगा नियर डिजास्टर की बात हो रही है। बड़े आके कह रहा है वो नेशन जो कंसीडर्ड है, मानी जाती है द बेस्ट, दुनिया में सबसे अच्छी। अच्छा, किस काम में भाई, प्रोड्यूस करने में फार्मा प्रोडक्ट्स को। अच्छा, जब भी आपको गुड, बेस्ट, बेटर, बैड, वर्स, इनके बाद में कोई काम बताया जाए अच्छे या बुरे होने का, आप यूज़ करते हैं बिंदास एट को। तो ये सब काम एक ऐसे देश में हो रहा है जो कंसीडर्ड है, माना जाता है द बेस्ट, अपने आप में सबसे बेहतरीन फार्मा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में, एट जो है फार्मा प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ो, कह रहा ऑन टॉप ऑफ दैट, इससे भी ऊपर, ऑन टॉप ऑफ दैट का मतलब है इससे भी आगे, अ नोवेल बैक्टीरियम या बैक्टीरिया जिसका नाम है ये, हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी स्प्रेडिंग इन अ फ्यू स्टेट्स। कह रहे इससे भी ऊपर एक नया, नोवेल का मतलब होता है नया, तो एक नया ये जो बैक्टीरिया या बैक्टीरियम है रिपोर्ट किया गया है, स्प्रेड कर रहा है कई स्टेट्स में। कह रहा है बहुत अनप्रेसिडेंटेड स्पीड के साथ डिरेल करते हुए, पटरी से उतारते हुए हमारे पैंडमिक की रोकथाम के मेजर्स को। अब यहाँ देख लो क्या लगाया जाए भाई, देखो है तो ये एक, ए भी लगा हुआ है, वायरस का नाम भी ऐसा ही है, बाद में हैज़ बीन भी लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे सिंगुलर वाला यूज़ करेंगे। सिंगुलर कौन है, जिसके पीछे ए आ जाए, इन 5-6 स्पेशल नाउन्स में वो होता है प्लूरल, जिसके पीछे अम आ जाए वो होता है सिंगुलर। तो डी में 5वें में ए आपका आंसर है। क्लियर ना। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, शाम को 8 या 8:30 बजे कोविड के ऊपर एक केस स्टडी करने वाले हैं। मेरे हिसाब से सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा माहौल चल रहा है। ज़रूर से 8 साढ़े 8 बजे ऑनलाइन आना, 10-15 मिनट की केस स्टडी होगी। अंटिल देन साइनिंग आउट।